फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने देखा था निकिता के बाल काटने के लिए नाई आ जाता है। चारू जोर से चिल्लाने लगती है, नहीं बाल मत काटो दीदी के। लेकिन भला एक बच्ची की बात कौन सुनता और क्यों सुनता। अब आगे। चारू निकिता से चिपक गई तो 2-3 महिलाएं आगे आई और चारू को निकिता से दूर करने लगी। उन्हें भी जल्दी थी, जल्द से जल्द ये सब खत्म होता तो वो भी अपने घर जा पाती। आखिर अब यही तो नहीं रह सकती ना, उन्हें अपना घर भी तो देखना है। चारू को खींचकर निकिता से दूर किया गया। नाई अपना सामान लेकर पूरी तरह तैयार था। चारू के हटते ही वो अपने औजार के साथ आगे बढ़ा। निकिता के बाबा भी बाहर आ चुके थे और अपनी बेटी के साथ होते निर्दयी रीति रिवाज को देख रहे थे। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया ही था, तभी कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें अपने कदम वहीं रोक लेने पड़े। रहने दो भैया, सुजाता ने नाई का हाथ पकड़कर धीमी आवाज में कहा। सुजाता की इस हरकत पर वहां खड़ी सारी महिलाएं हतप्रभ रह गई। चारू भी इस अप्रत्याशित घटना से चौंक गई। निकिता ने भी सब कर्मकांडों में पहली बार नजर उठाकर माँ की तरफ देखा। ये तू क्या कह रही है सुजाता, गांव की एक महिला ने टोका। मैंने कहा निकिता के बाल नहीं काटे जाएंगे। सुजाता का स्वर इस बार ऊंचा और दृढ़ था। अरे विधवा हो चुकी है ये, अब बाल रख के क्या करेगी। दूसरी महिला बोली, बाल रखने से गौरव लौट आएगा क्या। नहीं ना, वैसे भी सारी उम्र इसने विधवापन को झेलना ही है। बाल रह भी जाएंगे तो क्या, बाल रहने दो। सुजाता ने फैसला सुना दिया। किसी ने कुछ कहना चाहा मगर मैंने कह दिया काकी, बाल नहीं काटे जाएंगे। अब आपको हमें गांव से अलग करना हो तो बताओ। सुजाता बोली, तुम ऐसी बात न करो सुजाता, नहीं काटने बाल न सही, वैसे भी कुछ दिनों में आ ही जाते हैं ना नए बाल। किसी महिला ने मक्खन लगाने की कोशिश की, लेकिन साफ जाहिर था गांव की ज़्यादातर महिलाओं को सुजाता की बात जरा भी पसंद नहीं आई थी। पहले ही फैसला कर लेते ना, मेरा समय बर्बाद कर दिया। नाई कूदता हुआ बोला, आप अपने पैसे ले जाओ भैया। सुजाता अपनी साड़ी के पल्लू से कुछ पैसे निकालते हुए बोली, मुफ्त में ले जाऊं, मुझे न हजम होते मुफ्त के पैसे। ऐसा करना होता तो दुकान न खोलता, कटोरा लेकर बैठ जाता मंदिर के आगे। नाई ने तीखे शब्दों में कहा और चला गया। इसके बाद एक एक करके गांव की सभी महिलाएं भी जाने लगी। आंगन में रह गई चारू, सुजाता और सफ़ेद साड़ी में लिपटी निकिता। चारू, इसको वो सामने वाली कोठरी में ले जा, बिस्तर वगैरह वही भेज दूंगी मैं, माँ ने कहा। लेकिन दीदी का कमरा तो अंदर है ना, चारू ने मासूमियत से पूछा। अब वहाँ नहीं रहेगी, बाहर उस कोठरी में ही रहना होगा इसे, माँ आदेशात्मक अंदाज में बोली। वहाँ खाट भी नहीं है और घर का टूटा फूटा सामान भी तोड़ है। वहाँ खाट पर नहीं सोती विधवा और न ही सबके साथ रहने खाने की आज़ादी होती है। वही कोठरी में रहेगी और खाना भी वहीं मिल जाएगा। लेकिन चारू कुछ और बोलना चाहती थी, लेकिन माँ ने बीच में ही उसकी बात काट दी। अब ज़्यादा जुबान न चला तू, जैसा कहा है वैसा कर, माँ इस बार और भी कड़े शब्दों में बोली। चारू समझ ही नहीं पाई माँ को, बल्कि कभी भी नहीं समझ पाती। अभी कुछ मिनट पहले माँ ने गांव की सभी महिलाओं का विरोध करके दीदी के बाल बचाए थे और अब खुद ही ऐसी निर्दयी बन रही थी। जिस कोठरी में वो अपना कोई खिलौना न रखे, अब वहाँ उसकी दीदी को रहना होगा। ये सोचकर ही कांप गई थी चारू। निकिता ने ही धीरे से कोठरी की तरफ अपने कदम बढ़ा लिए थे। निकिता कोठरी तक पहुँच भी नहीं पाई थी कि बाबा की आवाज़ आई तो उसके कदम ठिठक गए। बेटा तू अपने कमरे में ही रहेगी, बाबा बोले। सही कहा आपने, अपने कमरे में, जो कि अब ये कोठरी है। माँ तुनकी, इतनी निर्दयी मत बनो सुजाता, तुम्हारी अपनी ही बेटी है इसलिए ही कह रही हूँ। यहाँ इसे आदत बनी रहेगी तो कल अगर ससुराल जाएगी तब अचानक से ये सब चुभेगा नहीं, आदत बन जाएगी तो बगैर किसी परेशानी के ससुराल में भी सब कुछ देख संभल लेगी। सुजाता की इस बात पर प्रकाश खामोश हो गया। वैसे तो निकिता के ससुराल वालों ने उसे दुत्कार दिया था,
लेकिन शायद बेटे के दुख से उबरने के बाद उन्हें एहसास हो उठे कि आखिर निकिता है तो उनकी ही बहू। निकिता अब तक जहाँ की तहाँ खड़ी थी। अचानक ही उसको ये घर न सिर्फ पराया बल्कि नितांत अजनबी लगने लगा था। उसके कदम चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। प्रकाश कुछ कह सकने की स्थिति में न रहा तो बाजार चला गया। बेटी की शादी पर किए खर्चों का हिसाब तो करना ही था। सुजाता भी अंदर चली गई, साथ में चारू को भी अंदर ले गई। आंगन में खड़ी रह गई निकिता, जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मन में आवेग सा उठता, काश उसमें इतनी शक्ति होती कि वो धरती मैया को पुकारे और धरती मैया माँ सीता की तरह उसे अपनी गोद में समेट ले। फिर अगले ही पल सोचा, वो खुद की तुलना कर भी किससे रही है। कहाँ सीता मैया और कहाँ वो अभागन। 10-15 मिनट वो किसी मूर्ति की तरह खड़ी रही। उसने हिलने की सोची ही थी, उसे अंदर से सुजाता के बाहर आने की आहट सुनाई दी। तू तब से यहीं खड़ी है, जाकर कोठरी बुहार लेती, शादी हो गई तेरी। इससे आगे सुजाता जाने क्या कहने वाली थी, लेकिन रुक गई। अपने शब्दों पर खुद को मन ही मन कोसती सुजाता हाथ में पकड़ी चटाई, चादर और तकिया लिए कोठरी तक गई और सारा सामान रखाई। चारू के हाथ में भी कुछ सामान था, वो भी माँ के पीछे गई और माँ के आदेशानुसार कोठरी में रखाई। जाकर अपना सामान ठीक कर ले, माँ ने निकिता से कहा। और तू जाकर जरा चूल्हा जला, चाय चढ़ानी है मुझे, माँ ने चारू से कहा। निकिता और चारू दोनों विपरीत दिशा में चलने लगी। एक को रसोई घर के चूल्हे में आग जलानी थी, जिसमें जीने की उम्मीद छुपी हुई थी, तो वहीं दूसरी को हमेशा बंद पड़ी रहने वाली उस कोठरी में जाना था, जहां दरवाजे तो खुल गए थे, लेकिन निकिता की जिंदगी के सारे दरवाजे बंद हो गए थे। अब उसे रहना था किसी लाश की तरह। निकिता ने खुद को ढाल लिया था इसी तरह जीने में। इसके अतिरिक्त उसके पास दूसरा चारा भी नहीं था। दबी जुबान में गौरव की मौत का जिम्मेदार सब उसको ही मानते। लोगों से बचकर रहना और अपनी माँ के ताने सुनना, यही रह गया था उसके जीवन में। थोड़ा सा बदलाव आया तो वो ये कि एक सोमवार बाबा ने उसे मंदिर तक साथ चलने की जिद की और वो तब से रोज़ ही मंदिर जाने लगी। ये शिवजी का एक प्राचीन मंदिर था। अक्सर यहाँ भीड़ ही रहती थी। गांव के लोग तो होते ही थे, आसपास के गांव से भी लोग बड़ी श्रद्धा से आते थे और कुछ तो दूर दराज के गांव के लोग भी यहाँ आते। निकिता को मंदिर आना अच्छा लगने लगा। यहाँ लोगों की नज़रें उसे खुद पर उतनी चुभती हुई महसूस नहीं होती थी। हालांकि उसके सफ़ेद लिबास को देखकर अक्सर कई नज़रें उसकी तरफ उठती थी, लेकिन फिर भी उन नज़रों को सफ़ेद लिबास से ज़्यादा भोले में रुचि थी। निकिता की तरफ एक नज़र देखकर वो अपनी पूजा अर्चना में व्यस्त हो जाते। कोई फूल खरीदता तो कोई प्रसाद, किसी को धूप अगरबत्ती चाहिए थी तो किसी को तिलक के लिए चंदन और रोली। कुछ थोड़े घनी लोग पूजा की थाली ही ले लेते। इन सब में व्यस्त लोगों को निकिता की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। निकिता के माँ बाबा को उसके ससुराल से किसी के आने की उम्मीद थी, लेकिन महीने और फिर साल गुजर गया, लेकिन कोई खबर तक लेने नहीं आया। आखिर एक रोज़ बाबा ने निकिता को साथ चलने को कहा और एक बार फिर पहुंच गए गौरव के घर के दरवाजे पर। ये मनहूस फिर से यहाँ क्यों आई है? मेरे बेटे को खा गई, अब पूरा परिवार लेकर डूबेगी। गौरव की माँ एक बार फिर बिफर पड़ी। बेटे के खोने का दर्द उनका आज भी वैसा ही था। ऐसा मत कहिए बहन जी, आपने बेटा खोया है तो इसने भी अपना पति खोया है, प्रकाश कातर स्वर में बोले। ये न होती तो आज मेरा गौरव जिंदा होता। न जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जो इसे अपने गौरव के लिए पसंद कराए। इसके किस्मत का लिखा मेरे बेटे को भुगतना पड़ा। इसकी किस्मत में ही लिखा होगा विधवा होना और बलि मेरा बेटा गौरव चढ़ गया। गौरव के बाबा से कहा था मैंने, देख संभल कर लाना बहुरिया। हाय रे हमारे भाग्य फूटे, ऐसी नागिन मिली जो सुहाग को ही डस गई। शादी के बाद इसने 2-4 दिन भी न जीने दिया, वापस घर तक न आने दिया मेरे गौरव को। निर्मला का विलाप जारी था। निकिता, जिसने अब धीरे धीरे इस जिंदगी में ढलना सीख लिया था, उसे लगा जैसे वो आज एक बार फिर विधवा हुई है।
प्रकाश नजरें झुकाए असहाय सा निर्मला का विलाप सुन रहा था और पछता रहा था कि वो बेकार ही यहाँ आया। गौरव की माँ का दुख भी बढ़ गया और उसकी निकिता एक बार फिर बगैर किसी अपराध के कटघरे में खड़ी कर दी गई। ये जिसे मेरे घर के आंगन को महकाना था उसने ही उजाड़ दिया रे। फिर से आ गई मेरा कलेजा चीरने को, मेरा गौरव बेटा। निर्मला का विलाप बढ़ता ही जा रहा था। नतीजन वो बेहोश होने लगी और धरती पर गिर पड़ी। परिवार के सभी लोग दौड़े आए। निकिता ने सबसे पहले निर्मला को पकड़ा था और सिर को जमीन पर लगने से बचाया था। प्रकाश भी घबरा गया। एक पल पहले वो बस दुखी था और अब उसे घबराहट होने लगी। कहीं निर्मला को कुछ हो गया तो इसका पाप भी निकिता के सिर आ जाएगा। मन ही मन खुद को कोसता प्रकाश ऊपर देखकर निर्मला के ठीक होने की दुआ करने लगा। सिर्फ निकिता के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के नाते भी वो निर्मला के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा था। पानी के छींटे चेहरे पर पड़ने से निकिता ने आंखें खोली। कुछ देर लगी उसे अपनी स्थिति समझने में और उसे जब समझ में आया तो वो चौंक पड़ी। इतनी कमज़ोर वो नहीं थी कि बेहोश होकर कहीं भी गिर पड़े, लेकिन न जाने आज कैसे ये हो गया। वो बैठे बैठे ही कब सोफे पर लुढ़क गई उसे पता भी नहीं चला। निकिता हड़बड़ाते हुए उठ बैठी। शायद उसकी यादों ने ही उसे इतना कमज़ोर कर दिया था। तुम्हें तेज बुखार है, उस पर बारिश में भीगे कपड़े अभी तक नहीं बदले तुमने, इसलिए तुम बेहोश हो गई थी। कपड़े बदल लेने चाहिए थे तुम्हें। इतना भी लापरवाह होना ठीक नहीं। रोहित के शब्दों में अधिकार का, प्यार का और नाराजगी का हल्का सा पुट था। निकिता अंदर तक सिहर गई। उसकी बातों के अंदाज से उसकी धड़कनें बढ़ गई। रोहित का यूं उसकी फिक्र करना, उस पर अधिकार जताना उसे अच्छा लगा था और अगले ही पल वो घबरा गई। चाय पी ली तुमने? निकिता ने खाली कप की तरफ देखकर अपनी घबराहट छुपाते हुए पूछा। क्या? निकिता के इस सवाल पर रोहित को हैरानी हुई। अब तुम जाओ, बच्चे आते ही होंगे, मुझे बेवजह के सवालों में नहीं पड़ना, निकिता बेरुखी से बोली। और रोहित अचानक हकीकत में लौट आया। हाँ, उसे क्या हक था निकिता की फिक्र करने का? उसका अपना परिवार है। उसने मन ही मन सोचा और चोट खाए इंसान की तरह लड़खड़ाता हुआ उठ गया। रोहित को इस तरह देख निकिता का दिल तड़प उठा, लेकिन उसने बेरुखी बना कर रखी। रोहित धीरे धीरे चलकर दरवाजे तक पहुंचा और पीछे मुड़कर निकिता को देखा। वो अब भी वहीं बैठी थी, कमज़ोर सी। रोहित उसको छोड़कर नहीं जाना चाहता था पूरे हक से निकिता से कपड़े बदलने को कहे, उसका ध्यान रखे ताकि उसका बुखार जल्दी उतर जाए। लेकिन किस्मत ने उनके बीच ऐसी दीवार खड़ी कर रखी थी जिसके उस पार जाने की उसे इजाज़त नहीं थी। चलता हूँ, तुम कपड़े बदल लेना, जाते जाते रोहित बोला। निकिता ने उसकी तरफ देखा। रोक लेना चाहती थी वो रोहित को। मत जाओ ना, इन 3 शब्दों से पर कह नहीं पाई। रोहित को जाता हुआ देखती रही और जब रोहित दरवाजे से बाहर निकल गया तो उसकी आंखों में ठहरा हुआ पानी लुढ़क कर गालों पर आ गया। उसने जल्द ही उन्हें पहुंच लिया। इनके लिए भी अब उसके जीवन में जगह नहीं थी। वो धीरे से उठी और कपड़े बदलने चली गई। अभी बच्चे घर आए तो उसे ठीक तो लगना ही होगा। तन और मन दोनों का बुखार उसे छुपाना था। रोहित निकिता के घर से कुछ दूर चला आया। अब भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रोहित ख्यालों में डूबा हुआ था, खुद को बेहद कमज़ोर महसूस कर रहा था। उसके कदमों में जान ही नहीं रह गई थी। कुछ आवाज़ों ने उसका ध्यान तोड़ा। सामने से 2 बच्चे एक आदमी के साथ खिलखिलाते हुए आ रहे थे। रोहित के शरीर में तुरंत तेजी से हरकत हुई। उसने इधर उधर देखा और पास खड़ी गाड़ी की ओट में छिप गया। रूही और अनुज मस्ती में चले आ रहे थे। बारिश का पानी जहाँ कहीं भी उन्हें इकट्ठा नजर आता, दोनों छपाक से उसमें कूद पड़ते और उछलते, खिलखिलाते और एक दूसरे का हाथ थाम लेते। तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? चलो जल्दी से इधर आओ, सूरज बोला। पापा करने दो ना, मज़ा आ रहा है, अनुज बेहद प्यारी सूरत बनाकर बोला।
सूरज के चेहरे पर मुस्कान तैर गई और साथ ही दूर गाड़ी की ओट में छिपे रोहित के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। निकिता, तुम दोनों की अच्छे से क्लास लेगी ना, तब मेरे पास मत आना। सूरज बनावटी नाराजगी दिखाकर बोला। अरे मम्मा को पता चलेगा तब ना, इस बार रूही बोली। उसकी आवाज़ में भी बेहद भोलापन था। हालांकि वो अनुज से पूरे 2 साल बड़ी थी, फिर भी अनुज ने उसे कभी दीदी नहीं बुलाया। ठीक है, मम्मा से खुद ही निपट लेना, मुझसे कुछ मत कहना। रूही, पापा तो नाराज हो गए। अनुज बोला। अब सॉरी बोलना पड़ेगा क्या बच्चे को? रूही सूरज की पैंट खींचते हुए बोली। नहीं मेरी नानी, तुम बस चुपचाप घर चलो। सूरज तुरंत रूही की तरफ पलटा। रूही बिल्कुल निकिता पर गई थी। काली काली बड़ी आंखें, गोल और मासूम चेहरा। गाड़ी के पीछे छिपा रोहित रूही और अनुज को बड़े ही प्यार से देख रहा था। अनुज बिल्कुल भी निकिता जैसा नहीं था, वो एकदम सूरज पर गया था। बेटी माँ पर गई है और बेटा बाप पर, रोहित बोला। अचानक उसे अलग ही तरह की बेचैनी होने लगी थी। उसके दिल में कसक सी उठ रही थी। निकिता की बेटी उसकी भी तो हो सकती थी, लेकिन इससे आगे रोहित कुछ सोच नहीं पाया। खुद के दिल को बहलाते हुए रोहित वहाँ से निकल आया। उसे लगा अगर अब वो वहाँ और खड़ा रहा तो चक्कर खाकर गिर पड़ेगा।